नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने चौथा हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। इसके मुताबिक बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में केरल ने लगातार चौथी बार टॉप किया है, जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। वहीं यूपी ने 2018-19 की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार यानी इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में टॉप किया है। द वायर एक्सप्लेन्स के इस वीडियो में हम आपको इस हेल्थ इंडेक्स से जुड़े तमाम अहम पहलुओं की जानकारी देंगे, इसके क्या मायने हैं यह भी बताएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विकास वाजपेयी से। सरकार के थिंक टैंक की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ परफॉर्मेंस को लेकर तमिलनाडु का दूसरा और तेलंगाना का तीसरा स्थान है। हालांकि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में केरल का 12वां स्थान है, जबकि तमिलनाडु 8वें पायदान पर बना हुआ है। तेलंगाना इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में भी तीसरे स्थान पर ही कायम है। खराब परफॉर्मेंस के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। चौथे राउंड के हेल्थ इंडेक्स के लिए साल 2019-20 का आकलन किया गया है। यह वह दौर था जब देश कोरोना की पहली लहर का सामना कर रहा था। खराब परफॉर्मेंस के मामले में बिहार का दूसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। वहीं राजस्थान का दोनों ही मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट उसी केरल को लेकर है जिसमें इसी साल अगस्त में राज्य की इसलिए आलोचना की जा रही थी कि वहां कोरोना के मामले दूसरे राज्यों से ज्यादा आ रहे थे। केंद्र सरकार की ही रिपोर्टें राज्य पर कई मामलों में विफल रहने का आरोप लगा रही थीं। हालांकि विशेषज्ञ केरल के प्रयासों की तारीफ कर रहे थे। विशेषज्ञ इस आधार पर तारीफ कर रहे थे कि सीरो सर्वे में पता चला था कि केरल में पॉजिटिविटी रेट 44% थी, जबकि पूरे देश का औसत करीब 68% ही था। यूपी, बिहार और एमपी जैसे राज्यों में तो पॉजिटिविटी रेट करीब 75% थी। इससे पता चलता है कि केरल कोरोना संक्रमण को रोकने में किसी भी दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक सफल रहा। यह एक उपलब्धि है, खासकर तब जब केरल में जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है और यह इस मामले में दूसरे स्थान पर है और लगभग 50% शहरी आबादी है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश में करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में एक तरह से तबाही मची थी। शिकायतें आ रही थीं कि अस्पताल में बेड की कमी थी। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें भी हमने सामने देखी। दवाइयां, डॉक्टर, नर्स की कमी के भी आरोप लगातार लगाए जा रहे थे और उस दौरान जो तस्वीरें आई थीं वे विचलित करने वाली थीं। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थीं कि शमशान में शवों की लाइनें लगी थीं, गंगा में शव तैरते मिले थे और नदी किनारे रेत में सैकड़ों शव दफनाए जाने की भी तस्वीरें सामने आ रही थीं। इसके लिए यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था को जिम्मेदार माना गया था। अब नीति आयोग की रिपोर्ट में भी स्वास्थ्य व्यवस्था की वही तस्वीर सामने नजर आ रही है। वहीं केंद्र प्रशासित प्रदेशों में ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में दिल्ली और जम्मू कश्मीर की निचली रैंक है, लेकिन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस को लेकर ये लीडिंग परफॉर्मर हैं। अभी इससे कुछ दिन पहले NFHS 5 की रिपोर्ट आई, जो कि कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ऐसा नया क्या ये ऐड कर रही है, ठीक है, ये रिपोर्ट। एक बात तो ये है। दूसरा एक जो बड़ा संदर्भ है वो ये है कि जो मौजूदा हमारी स्वास्थ्य की स्थिति है, विशेषकर ये पैंडेमिक के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो उसके उसके उससे पैंडेमिक से उत्पन्न हुई जो चुनौतियां हैं, उनको पाने के लिए, उनसे निपटने के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम कितना चुस्त दुरुस्त है, उसकी क्या पड़ताल इस चीज से की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही मापदंडों में ये जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, ये कुछ खास हमें मदद नहीं करती कुछ नया जानने के लिए। देखिए, अब इसका जो इसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया, जो तरीका इस्तेमाल किया गया, वो भी मैं यही कह सकता हूँ कि मतलब इट्स अ रिपोर्ट सरकार द्वारा सरकार के लिए बनाई गई रिपोर्ट है, जिससे कि हमें कोई और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिलती। मसलन देखिए, बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि स्टेट्स की रैंकिंग क्या है, ठीक है?
उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे तो है, लेकिन जो पिछला जो इनका आया था रैंकिंग, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरी आई है। वो लेकिन अब आप ये जो जुमलेबाज़ी है, ये शब्दों का हेर-फेर है, इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि जो कुछ भी तरक्की हुई है, जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो मौजूदा चुनौतियों से निपटने में मदद करे। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ केरल है, लेकिन अगर आप पैंडेमिक का संदर्भ देखें, तो केरल का सबसे ऊपर होना भी एक तरीके से बेमायने लगता है, क्योंकि जहाँ तक पैंडेमिक का सवाल है, तो केरल में कोई हम बहुत अच्छा कर पाए हों, तुलनात्मक तरीके पे एक अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छी तरह निपट पाए हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। और यूपी में क्या हाल हुआ, ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं उसमें, ठीक? तो किसी रिपोर्ट का कि जो आंकड़े हैं, उनका कुछ मतलब भी होना चाहिए ना। ये सिर्फ सरकार की संतुष्टि के लिए नहीं है कि देखिए साहब, हम इतने पायदान पे थे, अब वहां से वहां पहुंच गए, और पिछले बार हमारी सिर्फ 0.5% इम्प्रूवमेंट थी, इस बार 5 परसेंटेज पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट हो गई, स्कोर हमारा 5 से। तो इससे इससे जनता के लिए कुछ हासिल होता है या उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर है, ये मैं नहीं समझता कि सही है। देखिए, गवर्नमेंट के क्या होता है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, मसलन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। अब उसमें एक बड़ा पैरामीटर है कि साहब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हुई, ठीक है? तो आप अब सरकार सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को देखेगी कि कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, ठीक है? और ये इस जैसे इस रिपोर्ट में भी जो इस्तेमाल किया गया है, वो HMIS का डेटा, यानी कि रोज बरोज जो हेल्थ सर्विसेज से कलेक्ट होता है, वो कलेक्ट किस तरीके से होता है, यूं भर दिया जाता है या वाकई उसका उस पे हम कितना रिलाई कर सकते। आमतौर पे तो समझ ये है कि HMIS डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं की जा सकती, ठीक है? तो अब इस तरीके का डेटा आपने अपनी सहूलियत के अनुरूप पैरामीटर्स चुने, उनका डेटा लिया और कुछ उसका कैलकुलेशन करके, एक रेशियो लेके, वेटेड एवरेजेस निकाल के आपने एक रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया और ये कहा कि साहब देखिए, हम इतना इसमें आगे बढ़े हैं, ठीक? लेकिन ये कितना गलत हो सकता है, इसका एक आपको मैं उदाहरण दूं कि हिंदुस्तान भर के स्तर पे और तमाम राज्यों के स्तर पे भी अगर आप देखेंगे, जब ये 2005 में 2006 में ये NRHM लागू हुआ, उसके पहले और उसके बाद का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का डेटा देखेंगे, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक? लेकिन उसके बरक्स जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट या मैटरनल मोर्टालिटी रेट में जो गिरावट थी, उसकी दर जो है वो कम हो गई। जबकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मकसद ही ये था कि इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी को, उसकी रफ्तार को कम किया जा सके। तो वो रफ्तार जो पहले ज्यादा तेजी से गिर रही थी, वो अब कम तेजी से गिरने लगी, ठीक? लेकिन ये है कि इस तरह की रिपोर्टों में इन चीजों की विवेचना नहीं होती, क्योंकि आपने वो पैरामीटर्स ही नहीं चुने, आपने जो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है वही नहीं चुना। बाकी देखिए, आंकड़ों से अगर वस्तुगत स्थिति बदल जाती तो क्या ही बात थी, फिर तो बहुत ही अच्छा होता, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन ये है कि दरअसल आंकड़ों से जो ज़मीनी परिस्थिति है, वस्तुगत परिस्थिति, वो हालात बदलते नहीं हैं, ठीक है? उसके लिए अगर आपको वाक़ई देखना है कि बदले हैं कि नहीं बदले हैं, तो आप एक बाकायदा वेल डिज़ाइन्ड सर्वे कीजिए, जिसमें कि ऐसे स्कॉलर्स हों, ऐसे लोग हों जो सरकार के एजेंडे से जुड़े हुए नहीं हैं, जो कि उस मकसद को, उस सच्चाई को सामने सक्षम तरीके से सामने ला सकेंगे, ठीक? तब एक जो होता है उस पे कुछ बहुत हम रिलायंस, उस पे कुछ भरोसा हम कर सकते हैं। लेकिन ये HMIS डेटा से आप इस तरह से आंकड़े पैदा करें, उनकी कुछ वैल्यू हो सकती है जिनके लिए हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कुछ आशा बंधती हो, ऐसा मैं नहीं समझता। देखिए, जहाँ तक इन आंकड़ों का सवाल है, मैं कहूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी
व्यक्ति इन आंकड़ों में देख ले, इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या उसे ये अंदाजा हो सकता है कि कल को कोविड के मरीज जितनी बड़ी संख्या में दूसरी लहर में आए थे और ओमिक्रॉन अब और भी ज़्यादा संक्रामक वेरिएंट है, तो जितनी अपेक्षित जो संख्या में जो लोग बीमार पड़ने वाले हैं, वो अस्पतालों में आएँगे, तो क्या अस्पतालों की ये परिस्थिति है कि उन सब से वो निपट सके? इसमें ऐसा कौन-सा इंडिकेटर, ऐसा कौन-सा डेटा है, जो इस बात को इंगित करता हो? मेरी नज़र में तो नहीं है। इसमें पूरी तवज्जो जो है, पूरा जो ओरिएंटेशन, वो लार्जली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज़ पे है, ठीक है? क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे तुलना करते हैं, तो आप देखते हैं कि साहब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसी उस पे तर्ज पे तुलना होती है और सरकार चाहती है कि साहब हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी किसी तरह कम हो जाए, ताकि जब इंटरनेशनल कंपैरिजन हो तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर दिखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो लोगों की क्यूरेटिव केयर के लिए चिकित्सीय जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसकी जो एक फेल्ट नीड है, वो पूरा कर पाने में हमारा सिस्टम बड़ा सक्षम हो गया है। मान लीजिए अगर पूरा मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ भी अगर यूपी का जो दर्जा है वो ना हो करके बहुत अच्छे में होता, तब भी यही कहा जा सकता था कि भाई मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन आप ज़मीनी स्तर पे जाइए और आप पाएंगे कि आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बढ़ गई। इसके मायने ये ज़रा भी नहीं है कि अब आपकी ओवरऑल जो हेल्थ सर्विसेज का स्टैंडर्ड है या उनकी गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सक्षम हो गई। अब अंत में बात करते हैं कि किसके सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। हेल्थ इंडेक्स को तैयार करने के लिए 24 पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। यह इंडेक्स मुख्य रूप से 3 भागों में बात करती है: हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और इनपुट एंड प्रोसेस। विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.